वेरी गुड इवनिंग। आई होप आपको मेरा पुराना सेशन और पुराना थर्सडे लाइव सेशन आपको याद होगा। आप लोग मेरे को पिछले बार जो मैंने सेशन लिया था और काफ़ी मोटिवेशनल था, ऐसा मुझे फीडबैक्स मिलना स्टार्ट हुए थे पिछली बार। और इस बार भी हम लोग एक बहुत टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक में हम लोग ये लेकर आए हैं कि थर्सडे को हमेशा एज थर्सडे लाइव सेशन में जब भी हम लोग जाते थे तो थर्सडे लाइव सेशन में जब भी हम लोग जाते हैं और हम लोग उसमें कोई ना कोई एक बेस्ट प्रोग्राम को हम लोग चूज करते हैं, एक टॉपिक को चूज करते हैं। तो मैं आपके सामने आज का विषय स्टार्ट करता हूं। ये विषय जो है वो है विषय जो कि हम लोग स्टूडेंट्स को कैसे, पेरेंट्स को लिए विषय बनाया गया है। और ये विषय है कि पेरेंट्स को कैसे हम लोग, बच्चे कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि बच्चों को कैसे रिस्पॉन्सिबल हम लोग बनाएं और वो एक इस देश के एक भावी आगे सिटीजन बने, एक नागरिक बने, एक रिस्पॉन्सिबल जिंदगी जिए। उसके लिए मैं ये आज टॉपिक आपके साथ में लेकर आया हूं। तो व्हाट इज द एरियाज की हम लोग किस तरीके से बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, उस विषय पे हम आपके साथ आज 15 से 20 मिनट स्पेयर करेंगे पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अब मैं अगर आप लोगों के सामने बात करते हैं कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर बच्चों का रिस्पॉन्सिबल अगर हम लोगों को बनाना है तो पहले हम लोग समझें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी पेरेंट्स हैं वो अगर सही समझते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग ये समझते हैं कि बच्चा हर काम में दक्ष हो, हर काम में प्रभावित हो, हर काम में वो आगे बढ़ रहा हो, हर काम में वो अकाउंटेबल हो, हर काम में वो अपना कहीं ना कहीं पे योगदान दे रहा हो, हर काम में जिम्मेदार हो, हर काम की जिम्मेदारी अच्छे से करे और उसमें बखूबी आगे बढ़े। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम बच्चों को अगर पेरेंट्स ने कोई काम दिया, उस काम को वो अंजाम तक दें, उस पर वो अकाउंटेबल रहे, उस पर वो आगे अपना रिस्पॉन्सिबल रहें। मतलब सीधी बात, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों उसमें आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी को अगर हम लोग और डिटेल्स में जाएं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि दो चीज काफी इसमें वर्ड एक देखा जाता है। जैसे वर्ड्स कैसे होते हैं कि अगर बच्चे को, अगर हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालना है और रिस्पॉन्सिबल अगर वो बच्चा है तो एक शब्द आता है, वो होता है ओबीडियंस। पेरेंट्स नॉर्मली ओबीडियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में को समझना चाहिए कि ओबीडियंस क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा ओबीडियंट हो। ओबीडियंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है। पहले मैं समझाता हूं कि ओबीडियंस क्या होता है। ओबीडियंस होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं उसका बच्चा हमेशा उनकी बात सुने, उनको अपडेटेड रखे, उनके जो भी विचार विमर्श है उसके साथ वो करे और फिर उसके बाद जैसा पेरेंट्स बोले वो उसके अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से करें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शब्द है, पेरेंट्स जो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये शब्द देते हैं कि बच्चा उनका रिस्पॉन्सिबल हो, तो रिस्पॉन्सिबल वो एक ही तरीके से हो सकता है कि अगर वो अपना उसमें कुछ योगदान करे, अपना दिमाग लगाए, अपना उसमें कुछ सोचे विचार करे और तब फिर वो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम को अंजाम दे। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि एक तरह से ओबीडियंट भी हो जाए बच्चा और रिस्पॉन्सिबल भी हो। दोनों चीजों में फर्क हल्का सा एक आ जाता है। वो ये है कि एक में ओबीडियंस में बच्चे पेरेंट्स की अनुमति के बिना बच्चा कुछ नहीं कर रहा होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक पेरेंट्स ने बच्चे पे छोड़ दिया है, सारा काम वो कर लेगा। वो बहुत सारे उसको माइनस चीजें बता दी गई हैं कि किस इस एरिया में उनको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और फिर उसके बाद उसको अंजाम दे दे। तो इसमें मैं आप लोगों को क्लैरिटी दिया है कि ओबीडियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो शब्द हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है
लेकिन इसमें एक माइनर फर्क आ जाता है, दैट इज कि उसमें बच्चा कितना पेरेंट्स के साथ साझा है। पेरेंट्स को ओबीडियंस भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल भी चाहिए। अब मैं बात आगे बढ़ाता हूं कि ओबीडियंस और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उन लोगों को पेरेंट्स नॉर्मली कहां पर हल्का सा मिसअंडरस्टैंड हो जाता है कि पेरेंट्स कभी कभार अंडर पेरेंटिंग भी उनको बैलेंस करके चलना चाहिए कि कहीं वो बच्चे का अंडर पेरेंटिंग हो रहा है या ओवर मैनेजिंग हो रहा है। ये भी एक पेरेंट्स के साथ एक बहुत बच्चे और पेरेंटिंग में जब दिक्कत आती है तो यहाँ पे भी आती है कि बच्चा अंडर पेरेंटिंग में तो नहीं आ रहा कि माँ बाप अपने लाइफ में बिजी हैं, बच्चा कहीं और बिजी है, बच्चे पे कोई देखभाल नहीं हो रही है पेरेंट्स की, और वो उसको एक टाइम दे देते हैं, घुमा देते हैं, फिरा देते हैं। और मैंने कई पेरेंट्स को ऐसा देखा है कि बच्चे को आउटिंग पे ले जाते हैं, पूछा जाता है कि बच्चे आउटिंग पे लेके गए तो कहाँ लेके गए, तो बच्चों को आउटिंग पे अगर पेरेंट्स बताते हैं मैं तो रोज घुमाता हूँ, जैसे पूछा जाए तो कहाँ घुमाते हैं, तो वो बताएंगे कि वो हमने उसको आज मॉल ले गए थे, आज उसको हमने बहुत अच्छे होटल में खाना खिलाया। तो क्या वो चीज बच्चे के हिसाब से थी? मेरे हिसाब से बच्चा आपका मॉल जाने से या रेस्टोरेंट जाने से ज्यादा एंजॉय वो एक पार्क में करेगा, एक वाटर एरिया में करेगा, एक गार्डन में करेगा जहां उसको खेलने को मिल रहा है, शुद्ध वातावरण। बच्चे कहां पर बेस्ट कर सकता है ये पेरेंट्स को बिल्कुल बखूबी पता होना चाहिए कि बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप उसको मूवी लेके जा रहे हैं, अगर आप मूवी भी ले जा रहे हैं, अगर हम बच्चों को मूवी दिखाते हैं, बाहर घुमाते हैं, तो पूछा जाता है कि मूवी कौन से लेके जाते हैं, तो मूवी पता लगती है कि वो मूवी देखने गए हैं जो बड़े बच्चे हम देखने जाते हैं, और पेरेंट्स को जो मजा आ रहा है उसमें बच्चों को बिठा लेते हैं। कभी कभार बच्चों को वो पिक्चर पसंद ही नहीं आ रही होती, लेकिन आप अपने लिए गए हैं वहां पर, अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ में बच्चे को भी बिठाए हुए हैं और उसको भी दिखा रहे हैं। तो क्या इससे ये समझा जाएगा कि हम मतलब बच्चे को आपने प्रॉपर टाइम, ही इज नॉट एंजॉयड, वो वहां पर एंजॉय नहीं कर रहा होता, बेसिकली आप एंजॉय कर रहे होते हैं और उसको आप बोलते हैं कि आप बच्चे को आपने बहुत अच्छा घुमाते हैं, फिराते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन ये टाइम सिर्फ आप अपने लिए दे रहे हैं। प्लीज किसी दिन मंथ में या हफ्ते में मैं पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहता हूं कि अंडर पेरेंटिंग और ओवर मैनेजिंग में एक ये वाला फर्क है कि आप उसको अंडर पेरेंटिंग कर रहे हैं, अगर आप मूवीज ले जा रहे हैं तो बच्चे के हिसाब से मूवीज लेके जाइए, अगर सिनेमा घर लेके जा रहे हैं तो बच्चे के हिसाब से लेके जाइए, आप अगर पार्क जा रहे हैं तो बच्चे के हिसाब से पार्क का टाइम सिलेक्ट कीजिए, वहां पे झूले का टाइम जिस समय अवेलेबल हो, जहां पर वो खेल सके, जिधर वो वहां पे अपना खेल कूद का पूरा समय दे सके, दिन का समय, ऐसे समय में लेके जाइए जहां पे वो पूरी फुल टाइम उसकी एक्सरसाइज हो, खेले कूदे, तो वहां पर उसको एंजॉय करेगा। ना कि एक शाम के टाइम पे 5 बजे गए, पार्क में थोड़ी देर बैठे, थोड़ा अच्छा लगा, बच्चे को बोला तुम खेल ले थोड़ा बहुत, उसने खेल लिया, उसके बाद वो आ गया, फिर उसके बाद वही मार्केट ले गए, थोड़ा बहुत घुमाया, खिलाया पिलाया और घर ले आए। तो बच्चा आई थिंक वो बेटर होगा पेरेंट्स के लिए कि अगर वो बच्चे के हिसाब से चले, ना कि अपने एंजॉयमेंट्स के लिए कोई भी एंटरटेनमेंट जा रहा है तो उसमें एक हफ्ते में दिन ऐसा निकाले या महीने में एक ऐसा दिन है जिसमें बेसिकली बच्चे के हिसाब से वो टाइम डिसाइड हो रहा होता है और वो एरिया डिसाइड होता है। तो अंडर पेरेंटिंग एंड ओवर मैनेजिंग कैसे होगी? बच्चे को हमेशा मैंने कई पेरेंट्स को ओवर प्रोटेक्टेडनेस आ जाता है या ओवर मैनेजिंग हो जाता है, जहां पर उसको ऐसा लगता है कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, देखो तुम वहां पे जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम नीचे उतर रहे हो तो ये करके जाओ, तुम ऊपर जा रहे हो तो वो करके जाओ। ये सारी चीजें जो भी पेरेंट्स अगर बार बार उसको गाइड करेंगे तो ये ओवर मैनेज तो नहीं हो रहा है। बाहर जैसे कोई खेलने जा रहा है तो आप बाहर जाके उसको पेरेंट्स के अंदर नॉर्मली देखिए एक कैरिंगनेस है, इस कैरिंगनेस के कारण आप अपने बच्चों को रोक रहे हैं, आप बच्चों को टोक रहे हैं कि जो परेशानी आ सकती है, शायद कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा घट ना जाए कि उसमें बच्चे को दिक्कत हो, तो इसलिए आप ये सारे शब्द को यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ओवर मैनेजिंग तो नहीं है। बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए, बच्चे को सारा सेट ऑफ रूल्स बता देना चाहिए, सारी चीजों को एक बिठा के समझा देना चाहिए और फिर उसके बाद उसको अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करने देना चाहिए, ना कि आप उसके चीजों में इन्वॉल्व हो। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है,
ये मैं कम्युनिटी में जब भी कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं पे वो खेलने उतरे हैं नीचे, उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वो पेरेंट्स जाकर बच्चे की जगह पे उसके बच्चे को डांटने उतर जाते हैं, जिस बच्चे ने गलती करी फिर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बच्चे अगर कहीं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसको दूर से ही मॉनिटर करना चाहिए, उनका फीडबैक घर पर आके लेके चाहिए, बच्चे से बात करना चाहिए कि असली में क्या हुआ। आपको बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बच्चे को ही हैंडल करने देना चाहिए उस जो भी विषय या जो भी जिस कारण से वहां पे लड़ाई है, वहां पर पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे को हमेशा एक गलत, वो सही है या गलत है उसकी बात, डिसीजन बात की बात है, लेकिन बच्चों की लड़ाई है तो बच्चों में सेटल है। जिस दिन वो करना सीखेगा, वो लाइफ में हमेशा अकेला ये सारी चीजों को लड़ना सीखेगा। जिस दिन आप उसकी लड़ाइयों में उतरने लगेंगे, छोटी छोटी चीजों में आप इन्वॉल्व होने लगेंगे, आप उसको ये कोई चीज परचेजिंग से लेके हर एक चीज में अगर वो खुद से नहीं सीखेगा या खुद से वो करेगा नहीं, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अंडर पेरेंटिंग एंड ओवर मैनेजिंग का भी मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं कि आप बच्चों को एक बैलेंस में करें। आपको बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि किस कहीं हम अंडर पेरेंटिंग भी तो नहीं है और ओवर मैनेजिंग भी नहीं है। आप एक बैलेंस लेके चलिए, समझाइए और उसके बाद उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए कि उसको भी कुछ लाइफ है, उसको भी डिसीजन लेने दीजिए। एंड जो मेरा पहला वाला पॉइंट था कि ओबीडियंस तो हो, साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल भी हो। तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल तभी होगा जब उसके हाथ पे या उसके लाइफ, उसके पार्ट पे भी कुछ छोड़ दिया जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं तो आपको ये दो चीज में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि एक ओबीडियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, दूसरी अंडर पेरेंटिंग एंड ओवर मैनेजिंग का चीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। और अब मैं इसके आगे बात करता हूं कि जैसे मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशंस क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद उसमें क्या नॉर्मली पेरेंट्स गलती करते हैं। अब मैं बोलता हूं कि वो रोल्स, जो पेरेंट्स के रोल्स होना चाहिए कि उसको किस तरीके से और प्रोडक्टिव, बच्चे को और रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है कि हम लोग नर्चरिंग और केयरिंग, नर्चरिंग और केयरिंग, नर्चरिंग एक शब्द है, नर्चरिंग और केयरिंग में दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जैसे ओबीडियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले शब्द मिलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयरिंग, जितना फर्क उन दोनों शब्द में है उतना ही नर्चरिंग और केयरिंग में। केयरिंग इज लाइक आप उसको प्रोटेक्ट कर दिए, आप उसको सारी तरफ से समझा दिए हैं कि नहीं ये नहीं, वो नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, और लेकिन जैसे ही आप उसको जब केयरिंग कर रहे हैं तो आप कहते हैं ना कि अगर पक्षी को भी आप अगर पिंजरे में रखें तो पिंजरा पिंजरा ही होता है। कहीं आप अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करके, ओवर केयरिंग करके कि नहीं तुम एक काम करो, एडवांस में दवा खा लो, सर्दी बढ़ रही है, एडवांस में तुम एक कुछ मफलर पहन लो, एक एडवांस में टोपी पहन लो, स्वेटर पहन लो, वो बेचारा को गर्मी लग रही है लेकिन आप उसको सारे एग्जाम्पल दे दे रहे, नहीं तुम ये दवा खाओ, तुम ये मत करो, तुम ठंडा पानी मत पियो, तुम ये मत, तुम बिना चप्पल के बाहर मत जाओ, तुम्हारे शूज होना चाहिए, तुम्हारा ये ड्रेस होना चाहिए। सेट, डोंट पुट एनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, उसी में उसको बच्चे को आप आगे बढ़ने दीजिए। और नर्चरिंग, ये केयरिंग जो है उसको नर्चरिंग की तरह में आपको माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। नर्चरिंग इज लाइक कि बच्चे को केयर भी कर रहे हैं, साथ साथ में आप समझा भी रहे हैं कि अगर ये चीज अगर आप करेंगे तो आगे और बेहतर होगा। जैसे अगर बच्चे को बोला जाए कि देखो बेटा तुम दिन भर बाहर खेल रहे हो, देखो बाबू तुम दिन भर बाहर खेल रहे हो, आप खेल तो रहे लेकिन आप ये भी तो समझिए कि आपको कुछ पढ़ना है, आपको कुछ अपना एक समय ऐसा निकालो, पूरे दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा ऐसा समय निकालो जिसमें आप पढ़ाई पे ध्यान दें। तब आपको कोई खेलना नहीं होना चाहिए, ना ही आपको कोई टीवी होना चाहिए, ना ही वहां पे कोई मोबाइल होना चाहिए। तो इसलिए अगर हम लोग बच्चे को अगर केयरिंग दे रहे हैं तो साथ साथ में आप केयर कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप नर्चर भी कीजिए कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ये छोटे छोटे चीजें जो हैं इसको भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बच्चा नॉर्मली कैसा होता है कि आप छोटे छोटे बच्चों को आप इन्वॉल्व कीजिए। आप, मैंने देखा है कि अगर वो कुछ जैसे आपने बोला बेटा ये लीजिए कपड़ा और आप बदल के आइए, तो वो क्या करता है, वो बदलता है, कपड़ा फेंक दिया कहीं पे भी। तो आप पेरेंट्स का एक एडवाइस होना चाहिए कि बेटा अगर ये कपड़ा आपने चूज किया है और ये कपड़ा आप पहने हुए हैं तो इस कपड़े को आप, जो आपने पुराने कपड़े उतारे उसको सही से तय कीजिए और उसको वापस
अपने जिस जगह पे रखते हैं आप वहां पर अपने कपड़े को रखें। कभी कभार पेरेंट्स यहाँ तक बच्चे को सुबह सुबह उठते हैं, तो बच्चा जब एक एज हो जाता है तो मैंने देखा है कि बच्चों को आप उसी समय से गाइड कीजिए, प्लीज मेक योर बेड। आप जब भी वहां से बेड से रिलीज हो अपने बेड को रिलीज करिए, बेड को साफ सफा करके अच्छे से फोल्ड करके अपने सामान को जिधर है वहां रखे। तो ये आदत अगर छोटी छोटी चीजें बचपन से डलेंगी बच्चे के अंदर एंड वो केयर के साथ में डली जाएंगी, तो वो उसकी जीवन की लाइफ में, लाइफस्टाइल में वो आने लगेगा, वो हैबिट में आने लगेगा और वो शुरू से वो आगे वो फॉलो करेगा एंड वो कंटिन्यू टिल हिज लाइफ लॉन्ग। देखिए संस्कार इसी को कहते हैं। संस्कार कुछ ऐसा अलग चीज वर्ड नहीं है, केयरिंग एंड नर्चरिंग के बीच में ही संस्कार हैं। संस्कार पहले सबसे पहले पेरेंट्स से आते हैं। पेरेंट्स जिस हिसाब से बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं वो उसके लाइफस्टाइल में आता है, उसके हैबिट्स में आता है, वही उसकी फाइनली उसकी लाइफ को डिसाइड करता है कि वो जिस तरह से सोच रहा है, एटीट्यूड रखा है, वो सारी बेसिक चीजें जो फाउंडेशन हैं वो उसके घर से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसमें जैसे अब नर्चरिंग केयरिंग को मैंने ऐसे आपको सामने क्लियर किया, वैसे सेकंड पॉइंट जो होता है पेरेंट्स को अगर और उसको इफेक्टिव बनाना है तो स्ट्रक्चरल वे में एग्जीक्यूट करना चाहिए। किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं तो उसको एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में उसको ऑपरेट करना चाहिए और उसका एक तरीका होना चाहिए जिसमें कि बच्चे को उसी गाइडलाइंस के हिसाब से उसको एक बता देना चाहिए कि हमको ये चीज इसी तरीके से चाहिए। जैसे हमारे घर में से कुछ मॉरल वैल्यूज अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो उस मॉरल वैल्यूज का कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस थॉट का, उस प्रोसेस का बच्चे के साथ कुछ एक कनेक्शन होना चाहिए जिसको हम स्ट्रक्चरली दिमाग में बिठा दें, ना कि उसको कोई अंधविश्वास या कुछ एक तरीका बस कैसे भी उसको इम्पोज नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हावी नहीं करना चाहिए या लागू नहीं करना चाहिए, उसको एक स्ट्रक्चर वे में समझाना चाहिए। अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि आपका एक जिस तरीके से अगर आप अपने मैंने कई बच्चों को देखा है नॉर्मली आजकल वर्किंग क्लास पेरेंट्स हो गए, मदर भी और फादर भी दोनों वर्किंग क्लास में होने लगे। बच्चे आज के तारीख में घर पे अकेले हैं, दे बीन टेकन केयर बाय द ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैं या फिर कहीं पर हैं। तो नॉर्मली बच्चों को वहाँ पे गाइडेंस डेली बेसिस पे नहीं मिल रहा होता है और बच्चा अपनी जब उसके साथ में अगर कहीं पर कोई बातचीत इन्वॉल्व होती है या उसको कुछ अपनी क्लासेस इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को एक पेरेंट्स है जो चला गया है घर से बाहर काम पे, दूसरा पेरेंट फादर है घर पे है, मदर घर पे है और बच्चा फिर भी उसको बोला जा रहा है देखो बेटा तो 9-10 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो फादर को या मदर को आपको उठाना है, उसको बाकायदा तैयार करना है, बच्चे को माइंडसेट बिठा के तैयारी वगैरह करा के उसको क्लासेस के लिए ऑन करना है या क्लासेस के लिए भेजना है। बच्चा स्कूल जाने के लिए बहुत रेजिस्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चा रोने लगा, आपने उस पर मतलब उसको समझा और उसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया कि नहीं चलो ठीक है आज छोड़ देते हैं, आज छुट्टी ले लो, फिर कल से चले जाना। तो ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। उसको बच्चे के रोने से धोने से आपको बच्चे को इस तरह से समझाना चाहिए कि स्ट्रक्चर तरीका ऐसा हो सकता है जैसे कि बच्चे को आपको ये समझाना चाहिए कि ठीक है बेटा आज अगर आप जा सकते हैं, आज हम लोग जा सकते हैं, लेकिन आप ये भी समझिए जिस तरह से सभी लोग काम पे जा रहे हैं, आपकी मम्मी काम पे जा रही हैं, आपके मेरे को भी जाना पड़ता है ना, आपके दादा जाते थे, आपके नाना जाते थे, आपके मामा जाते हैं, आपके चाचा जाते हैं घर में और सब लोग शाम के लौटते हैं, सब बराबर से उनका भी मन करता है घर पे रहने का और अपना काम करने का, लेकिन ये सब फिर भी जाते हैं। जब वो लोग जा रहे हैं तो आपको अपने स्कूल जाना है। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अच्छा पढ़ें और 100% अच्छा पढ़ें, ना कि फुल टाइम आप खेलते रहें और आप सिर्फ कुछ चीज खरीदते रहें, तो वो दैट इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड वे। आपको हम खरीदेंगे भी, चीजें भी दिलाएंगे, आपको हम घुमाएंगे भी, लेकिन आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप बच्चों को पेरेंटिंग कर रहे हैं एंड शो देम विद द एग्जांपल्स, जो आपके साथ में एग्जांपल्स आपकी जो नियर बाय जिसको वो जान रहा है, आप उसके लिए महात्मा गांधी या फिर उसके लिए कोई बड़े आइडियल्स के नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जो सेट एग्जांपल्स है हमारे घर के इर्द गिर्द जो दिख रहे हैं, वही चीज को उसके साथ में समावेश करना है, उनके साथ उसको दिखलाना है और उससे हमको ये समझ में बच्चे को ये दिखलाना है देखो ये हो रहा है और ये एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको भी जाना होगा, लेकिन अभी आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप बेस्ट कीजिए और उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको फॉर्मेट उसके दिमाग में मतलब बिठा देना चाहिए बच्चे को।
बच्चा ज़रूर समझेगा। ड्वेल रोल्स, बच्चे को कब, पेरेंट्स को कब बच्चे के साथ नरम होना है, कब गर्म होना है, ये तो कैरेट एंड स्टिक का हर जगह रूल चलता है और सभी लोग इस पर बहुत बहुत कुछ समझ में आता है कि समय के अनुसार बच्चे को हम लोगों को हर तरीके से प्यार मोहब्बत गाइडेंस है ना, लव केयर के साथ में हर तरीके से बच्चे के साथ रोल निभाना चाहिए। एक एक नॉर्मल, मैं आपके सामने जो चौथा पॉइंट है, जो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ एस्टीम है ना। बच्चे को आप, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, वो अगर वो बहुत बड़े अधिकारी हैं या बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं या उनने बहुत कुछ कर रखा है लाइफ में, और वो उनके जो बच्चे होते हैं वो उनको उसी वे से हैंडल कर रहे होते हैं जिस तरह से वो अपने ऑफिस में अपने स्टाफ को हैंडल कर रहे होते हैं या अपने जूनियर्स को हैंडल कर रहे होते हैं। ये एक अलग तरीके से, मतलब बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके दिमाग में एक हर्डल होता है, क्योंकि बच्चा तो कोमल दिल का है और वो बच्चा एक अपने हिसाब से, उसके लिए उसने उतनी लाइफ नहीं देखी जितनी लाइफ उसके आपके पेरेंट्स ने देखी है, और फिर उसको हर चीज़ को उस हिसाब से हैंडल करना पेरेंट्स उसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे को भी एकदम रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में रखते हैं अपने घर पे। बच्चे को जिस तरह से अपने स्टाफ को ट्रीट करते हैं उस हिसाब से वो उनको सुबह शाम उसकी क्लास लगाए रहते हैं ऑफिस में, घर में, और जब भी घर में आते हैं तो है ना, बच्चे के साथ एक वैसी डिसिप्लिन तरीके से ओवर डिसिप्लिन भी फॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण बच्चा सोचता है कि शायद मेरे में कुछ कमी है, शायद मेरे अंदर ये दिक्कत है। बच्चे की कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं पेरेंट्स, ये सबसे बड़ा एक दिक्कत है। बच्चों, जैसे कई एग्जाम्पल देखिए, वो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, वो देखिए शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा कर रहा है, इससे ये बोलने से क्या फर्क पड़ता है? आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको उससे मतलब होना चाहिए। पेरेंट्स को अपना बच्चे से ध्यान देना चाहिए। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो हीन भावना डेवलप हो रही होती है बच्चे के अंदर कि उसने टॉप किया तुम्हारे क्लास में, वो पंकज था वो इतना आगे निकल गया और तुम देखो क्या कर रहे हो। ये सब कंपैरिजन जो चार्ट्स हैं, ये एक अलग तरीके से बच्चे को अपने अंदर ही अंदर उसको मार रहा होता है, उसको वो फील अच्छा नहीं करा रहा होता है, उसकी खुद की जो सेल्फ एस्टीम है वो घट रही होती है। और याद रखिएगा, जिसकी सेल्फ एस्टीम अगर खुद में वो अपने आप को ग्लानि समझ रहा है, खुद में गिरा हुआ समझ रहा है, तो वो लाइफ में क्या करेगा, वो लाइफ में क्या अचीव करेगा, लाइफ में उसको क्या वो हर जगह पे सिचुएशन में जाएगा तो उसके अंदर वो हीन भावना बचपन से जो चली गई है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे फादर मुझे ऐसे डांटते थे, मेरी मदर ऐसे बोलती थी, मेरे फादर ऐसे बोलते थे, और उसी वो साइकोलॉजी से जैसे लेके वो जाता है, तो वो आगे भी चल के उसको वो सारी सिचुएशन में जहाँ फीस होगी तो उसको एक सबकॉन्शियसली वहाँ पे वो फाइट नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, और अगेन वो फॉल बैक करेगा। मेरे हिसाब से अगर आप बच्चे के अंदर ये कंपैरिजन चार्ट्स बंद कर दें, सेल्फ एस्टीम उसकी ग्रो होने दें। मैं तो इतना बोलूंगा कि पेरेंट्स को अगर उनके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो आपस में भी कंपैरिजन चार्ट नहीं होना चाहिए कि देखिए तुम्हारा बेटा, मेरा देखिए बेटी कितना अच्छा बोलती है, बेटा कितना अच्छा खराब है, और वो देखो ऐसा है। अब पड़ोसी के बच्चों से छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चों का कंपैरिजन बंद कर दें, क्योंकि अगर हम लोग अपने 2 बच्चों को अगर एक घर में बड़ा कर रहे हैं, 3 बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो तीनों में कंपैरिजन चार्ट नहीं होना चाहिए। आई थिंक माँ बाप के लिए तीनों बच्चे बराबर होते हैं और तीनों बच्चों को उसी हिसाब से नर्चर करना चाहिए और केयर के साथ बड़ा करना चाहिए। कंपैरिजन ना ही पड़ोसियों के साथ ना ही अपने, इससे हीन भावना डेवलप नहीं होगी, बच्चे की सेल्फ एस्टीम हमेशा टाइट रहेगी, तो वो हमेशा आगे बढ़ेगा, अपने आप को अच्छा ही समझेगा, और जिधर उसने अपने आप को एकदम बेस्ट समझना स्टार्ट किया, ही विल गेट बेस्ट इन दिस लाइफ। लवेलेबल कुछ फीलिंग्स, मतलब बच्चों के साथ पेरेंट्स को जो 2-3 फीलिंग्स हैं जो हमेशा एकदम स्पष्ट रखना चाहिए, और उसमें वो झलकने में कहीं पे भी कोई कमी नहीं। डेफिनेटली आपको अपने बच्चे को एक अनकंडीशनल, बिना किसी सोच विचार के, एक सीधा स्वच्छ हमको उनको एक प्यार का फीलिंग देना चाहिए, फीलिंग ऑफ लव केयर, है ना। ये उसके पेरेंट्स को हमेशा उनको परिचय कराते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे को लगे कि मेरी लाइफ में अगर कोई है या मेरे लाइफ में अगर कुछ भी है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं और मैं पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ। बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक मेरे माँ बाप ने मुझे बस जन्म दे दिया है। ये नॉर्मली
मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ इंडिया को और अब्रॉड के कल्चर से, कि आई थिंक हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वी आर क्लोजली बाउंडेड, पेरेंट्स हैं, साथ में एक फैमिली होती है, और वो आज भी वो संस्कार है कि हम लोग सब साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ बच्चे ग्रो करते हैं हमारे इंडिया में। और आपने देखा भी होगा, ऐसे मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ, अगर बच्चे के पेरेंट्स साथ में हैं और बच्चे अगर साथ में पेरेंट्स जो ग्रो कर रहे हैं, और जो एक फैमिली के साथ बच्चा ग्रो कर रहा है, उसके सिबलिंग्स के साथ जो ग्रो कर रहा है, पेरेंट्स ग्रो करवा रहे हैं, वो बच्चे लाइफ में ज़्यादा फीलिंग्स, ज़्यादा रिलेशनशिप्स में कामयाब होते हैं, वो हर जगह कामयाब होते हैं कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स या दोज बच्चे उन बच्चों से के कंपेयर में जिनके पेरेंट्स सेपरेटेड थे, वो नहीं थे साथ में, उनके भाई वगैरह कुछ भी या बहन वगैरह साथ में नहीं थी। आप देखिए लोनली चाइल्ड जो होता है वो अकेला ज़्यादा पाया जाता है, उसके पास कोई मतलब रिलेशंस की कोई अहमियत नहीं होती है, पेरेंट्स क्या हैं, संस्कार क्या है, फैमिलीज क्या हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक अलग ही लाइफ में एक अपना एक अलग प्राणी दिखता है कंपेयर टू वो बच्चे जो पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, वो रिलेशंस की ज़्यादा अहमियत लेते हैं। और हर जगह पे क्या है, जो भी चीज़ कंटिन्यू लाइफ में अगर बच्चा सक्सेस पाता है पेरेंट्स, तो वो एक ही चीज़ से ग्रो करता है, वो हाउ मच बेटर रिलेशनशिप्स ही इज मेकिंग विथ हिज फैमिली, हिज नेबर्स, हिज रिलेटिव्स, हिज कंपनी पर्सन, है ना, वो एक रिलेशनशिप में ही ग्रो करता है। और आप कोई भी थ्योरी उठा लीजिए, किसी भी मैनेजमेंट थ्योरी को उठा लीजिए, या कोई भी बड़े फिलोसफर को उठा लीजिए, किसी भी लेक्चर्स को उठा लीजिए, उसमें अगर कोई सक्सेसफुल आदमी है तो उसका एक नेटवर्क है। नेटवर्क इज नथिंग, इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप। वो नेटवर्क का नाम है, उसको एक मैनेजमेंट ने दे दिया, लेकिन वो इट्स रिलेशनशिप एंड द फीलिंग ऑफ लव, केयर, है ना, नर्चरिंग, केयरिंग, ये सब शब्द जो हैं ये आपके बच्चे के फैमिली में या पेरेंट्स नहीं डाल रहे होते हैं, वो बच्चे के पेरेंट्स उसके लिए वो तैयार कर रहे होते हैं कि वो जो आने वाला समय है, जिस समय के बाद 17-18 साल के बाद जब वो एक अपने कॉलेज लेवल में स्टेप करेगा, या वो अपनी लाइफ में जब वो स्टेप इन करेगा, तब ये फाउंडेशन के रूप में ही उसके साथ कंटिन्यू करेगी, तब वो उसको आगे लेके जा पाएगा। अदरवाइज ये जितने भी हम लोग टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए हैं, या जितने भी हम लोगों ने डिस्कशंस आपसे किया है, ये सब उसी चीज़ के लिए तैयारी हो रही है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द माँ बाप पहले दिन से सोचते हैं कि बच्चा मेरा रिस्पॉन्सिबल हो, मेरा बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बने, जिम्मेदार इंसान बने, उसके लिए ही ये सारी चीज़ें डिस्कशन आपसे अभी तक हो रही थी। मैं आज का विषय को समराइज करता हूँ आपके सामने। मैंने सबसे पहले जो टॉपिक था उसको मैंने बोला कि टॉपिक है कि हाउ टू मेक योर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल, बच्चों को कैसे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बना सकते हैं। पेरेंट्स को दो चीज़ों में बिल्कुल ध्यान देखना चाहिए कि वो ओबीडियंट बनाना चाह रहे हैं या रिस्पॉन्सिबल बनाना चाह रहे हैं, उन दोनों में फ़र्क समझना चाहिए। ओबीडियंस में वो बच्चे को ओबीडियंट भी चाहते हैं और वो साथ में रिस्पॉन्सिबल भी चाहते हैं, तो ओबीडियंट भी बच्चे को रखना है, बैलेंस बना कर चलना है, और रिस्पॉन्सिबल की तरफ रहना है, जिसमें बच्चा खुद का भी दिमाग लगा पाए, खुद का भी वो दिमाग यूज़ कर पाए, या अपने बुद्धि को यूज़ कर पाए। उसको इतना लाचार मत कर दीजिए कि सारे वो आपके गाइडलाइंस पे चले और वो अपना बुद्धि लगाना बंद कर दे, जिससे कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए लाइफ में, वो डिसीजंस एनालॉजीज को नहीं समझ पाए और लाइफ में वो डिसीजन मेकर नहीं बन पाए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन हेडेड नहीं बन पाए। फिर आपको एक अंडर पेरेंटिंग और ओवर मैनेजिंग से बचना है बच्चे के साथ में। आप उसको